हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होगे और अच्छे से अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होगे। 25 मई 2025 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है उस हर बच्चे के लिए जो आईआईटी यानी कि आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट के थ्रू आईआईएससी बेंगलोर या फिर आइजर्स जैसे टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में जाकर अपनी बीएसएमएस इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स या फिर रिसर्च जर्नी को कंटिन्यू करने का मौका ढूंढ रहा है या सपना देख रहा है। पूरे साल बच्चे तैयारी करते हैं आईआईटी की, लेकिन लास्ट के दिनों में कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिस वजह से उनका अनफॉर्चुनेटली सिलेक्शन नहीं हो पाता। या फिर बहुत सारे बच्चे ऑन दी अदर एंड ऐसे भी होते हैं जो पूरे साल ढंग से तैयारी नहीं कर पाते, लेकिन लास्ट में 15-20 दिन में एक सही स्ट्रैटेजी फॉलो करने की वजह से उनका वो बैर मिनिमम क्लियर हो जाता है और उनका सिलेक्शन हो जाता है, उनका आईआईटी का एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाता है और वो लास्ट के ही सही किसी ना किसी आइजर में जाकर अपनी लाइफ को एक ट्रैक पर ले आते हैं। तो इन दोनों बातों से आपको ये चीज़ तो समझ आ गई होगी कि हमारे लिए लास्ट के ये जो 15 दिन हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें हमें हर तरह की चीज़ से कोप अप करना पड़ता है, जैसे हमें स्ट्रेस मैनेजमेंट सीखना पड़ता है, टाइम मैनेजमेंट सीखना पड़ता है, हमें अपना मोटिवेशन लेवल ना गिरे ऐसा कैसे कर सकते हैं ये भी सीखना होता है। पढ़ना क्या है लास्ट के 15 दिनों में सबसे इम्पॉर्टेंट बात, और क्या नहीं पढ़ना है, किस पे टाइम लगाना है, किस चीज़ पे टाइम नहीं लगाना है, किस स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है अपनी प्रोग्रेस के हिसाब से, ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। इन सब को इन्हीं 15 दिनों में अप्लाई करना पड़ता है। लेकिन सवाल ये आता है कि ये सब हमें सिखाएगा कौन। तो डोंट वरी, सायस्ट्रा हैव गॉट योर बैक, और इसी सीरीज़ को हम लेकर आए हैं आपके लिए एज अ 15 डेज स्ट्रैटेजी, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं डिटेल में कि इन 15 दिनों में आपको क्या गलतियां नहीं करनी है और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो ज़रूर करनी है, जिससे आप अपने सिलेक्शन को लेकर थोड़े से श्योर शॉट हो जाएं, और या फिर यूँ कह लीजिए कि आप अपने सक्सेस के चांसेस को थोड़ा सा और एलिवेट कर पाएँ। मेरा नाम है पार्थ कुमार सिंह, मैं आईआईटी जोधपुर का एलुमनाई हूँ। आज इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा कि केमिस्ट्री के सब्जेक्ट में आपको लास्ट 15 डेज स्ट्रैटेजी क्या रखनी चाहिए डिपेंडिंग ऑन योर करंट प्रोग्रेस। स्टे ट्यून्ड। तो चलिए फटाफट समझ लेते हैं इस 15 डेज स्ट्रैटेजी के सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट के बारे में, जो कि है सिलेबस। यानी कि हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आईआईटी 2025 के लिए हमारा इंपॉर्टेंट सिलेबस या फिर जो हमारा रेशनलाइज सिलेबस है वो क्या रहने वाला है फॉर द सब्जेक्ट ऑफ केमिस्ट्री। जैसे कि हम जानते हैं लास्ट ईयर एनसीईआरटी ने अपडेट दिया था कि बहुत सारे टॉपिक्स हटा दिए गए हैं केमिस्ट्री के सब्जेक्ट से और अब रेशनलाइज सिलेबस फॉलो होगा हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है हर बच्चे के लिए कि कौन कौन से टॉपिक्स हमें नहीं पढ़ने हैं। तो ये है आपके सामने एक ट्रेंड एनालिसिस आईआईटी का, जिसमें 2017 से लेके 2024 तक के हर एग्ज़ाम के डिटेल्स हैं टॉपिक वाइज कि कौन कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आए हैं बेसिकली। तो इसको तो आप एज अ बोनस समझ के इसको बाद में एनालाइज कर सकते हैं, बट मेरा काम इस ट्रेंड एनालिसिस से आपको ये समझाना है सबसे पहले कि कौन से टॉपिक से 2024 से आपके क्वेश्चंस आने बंद हो गए, यानी कि जो रेशनलाइज सिलेबस से हटा दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम क्विकली वो समझ लेते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले यहाँ पर देखो एसबीसी अभी भी सिलेबस में है। जो मैं बेसिकली एक काम करते हैं, कलर डिफाइन कर लेते हैं। मैं ग्रीन कलर से जो टिक करूंगा वो सिलेबस में है, और जो मैं रेड कलर से करूंगा वो सिलेबस से हटाए जा चुके हैं। ठीक है, तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री है, एटॉमिक स्ट्रक्चर है, थर्मोडायनेमिक्स है, इक्विलिब्रियम है, सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, केमिकल काइनेटिक्स है, और उसके बाद हमारा पीरियोडिसिटी, अब मैं इनऑर्गेनिक में आ गया हूँ। पीरियोडिसिटी है, बॉन्डिंग है, कोऑर्डिनेशन है, और उसके अलावा डी&एफ ब्लॉक भी है। ऑर्गेनिक भगवान की दया से पूरी की पूरी ही है, क्योंकि ऑर्गेनिक में सारे क्वेश्चंस इंटर रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से। तो एक चैप्टर हटाने का मतलब है कि कहीं ना कहीं किसी दूसरे चैप्टर में आपके लिए प्रॉब्लम आपका वेट करेगी, राइट। तो इसीलिए ऑर्गेनिक पूरी वैसी की वैसी ही है जैसी थी, बट देयर इज अ सिग्निफिकेंट चेंज और यू कैन से huge amount of reduction in the syllabus as we consider the physical chemistry portion और inorganic chemistry portion। अभी जो टॉपिक सिलेबस से हटा दिए गए हैं वो हैं आपके मेटलर्जी, गैसियस स्टेट, सरफेस केमिस्ट्री, सॉलिड स्टेट जिसका मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ था, मेन ग्रुप केमिस्ट्री और हाइड्रोजन, राइट। तो ये आपके टॉपिक सिलेबस से हटा दिए गए। तो अभी आपके पास कितने टॉपिक्स हैं टोटल, अगर आप ध्यान से देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। सो आपके पास ये 19 टॉपिक्स हैं जो आपके सिलेबस का पार्ट है, यानी कि आपका जो भी पेपर आएगा वो इन 19 टॉपिक्स के अंदर से आएगा।
तो आपको ये 19 टॉपिक्स को अपना मैक्सिमम सिलेबस या 100% सिलेबस मान के चलना है। अब बात कर लेते हैं कि इस 15 डेज स्ट्रैटेजी में हम इन टॉपिक्स को किस तरह से कैटर करें, किस तरह से हम इनको पढ़ सकते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि आपकी प्रेजेंट सिचुएशन या आपकी प्रेजेंट प्रोग्रेस क्या है। तो यहाँ पर मैं स्टूडेंट्स को फटाफट से 3 पार्ट में क्लासीफाई कर लेता हूँ, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी। तो टाइप ए जो बच्चे हैं वो है जिन्होंने पूरे साल अच्छे से मेहनत की है, तैयारी की है ना, उनके पास प्रॉपर नोट्स हैं, शॉर्ट नोट्स हैं, सब कुछ है। टाइप बी में वो स्टूडेंट्स आते हैं जिन्होंने तैयारी की है बट ऑन ऑफ तैयारी की है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है ओवरऑल प्रिपरेशन को लेके। कुछ टॉपिक्स में जैसे इस 19 टॉपिक्स में से सपोज 8, 9, 10 टॉपिक्स में बहुत कॉन्फिडेंट है, पूरे अच्छे से पढ़े हैं, बाकी के नहीं पढ़ पाए या थोड़े बहुत पढ़े, डाउट्स हैं, है ना। और टाइप सी में वो बच्चे आ जाते हैं जो बिल्कुल मतलब अभी जिनको जस्ट अभी पता चला है कि आईआईटी का एग्ज़ाम भी होता है, जिन्होंने जस्ट बस इनरोल कर दिया है और उनकी कोई खास तैयारी नहीं है और वो बस एक अटैम्प्ट देना चाहते हैं और कोशिश कर रहे हैं कि एटलीस्ट क्वालिफाई हो जाए, ताकि लास्ट का ही सही कोई भी आइजर या कोई भी कॉलेज जो हमारे इस रिसर्च करियर को या हमारी इस ग्रेजुएशन की जर्नी को थोड़ा सा ट्रैक पे ले आए, ऐसे बच्चे। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ टाइप ए वालों की। तो देखो, टाइप ए वाले बच्चों के लिए स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है। जो भी पढ़ा है, जितना पढ़ा है, ये टाइम है उसी को बार बार रिवाइज करने का। नए टॉपिक्स के पीछे बिल्कुल मत भागना, ठीक है। जितना पढ़ लिया है मोर देन एनफ है, उसी से आपको ऐसी बेंगलोर भी मिलेगा, ठीक है। ध्यान रखना ये बात कि जितना आपने पढ़ा है उसी को बार बार रिवाइज करना है। स्पेसिफिकली मैं बात करूँ, ये हर बच्चे के लिए है कि एंड मोमेंट पे केमिस्ट्री में क्वेश्चन प्रैक्टिस से ज़्यादा मुझे इस आईआईटी एग्जाम की अगर मैं बात करूँ, उसके लिए थ्योरी का रिविज़न इंपॉर्टेंट लगता है। तो थ्योरी का रिविज़न, जो भी आपके शॉर्ट नोट्स हैं या लॉन्ग ईयर नोट्स हैं, उनको बार बार रिवाइज कीजिए, ताकि आपको ये चीज़ पता रहे कि कुछ फैक्ट्स जो कि पूछे जाते हैं डायरेक्टली एग्जाम में, या फिर जो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन जो कि ज़्यादातर पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो आप फटाफट बिना किसी डाउट के या बिना किसी यू कैन से मिसकंसेप्शन के कर पाओ, और उससे आपको नेगेटिव मार्किंग से भी छुटकारा मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात ये ध्यान रखना, नए टॉपिक्स के पीछे नहीं भागना है, जितना पढ़ लिया है उतना ही बार बार रिवाइज करना है। ज़्यादा ध्यान थ्योरी के रिवीजन पे लगाओ। क्वेश्चन प्रैक्टिस में सिर्फ इधर उधर की चीज़ें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लिमिटेड रिसोर्सेज से प्रैक्टिस करो, जैसे PYQs या फिर कोई आपका जो ऑथेंटिक सोर्स हो आपके पास, आपकी कोचिंग का या आपके मेंटर का, वो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं टाइप बी स्टूडेंट्स के लिए। तो जो टाइप बी के स्टूडेंट्स हैं और टाइप सी के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए मैं आपको एक स्लाइड पे लेकर चलना चाहता हूँ, जिसमें हम बेसिकली हमने यहाँ पर कुछ टॉपिक्स मेंशन किए हैं विच आई वुड सजेस्ट यू टू नॉट मिस एट एनी कॉस्ट, राइट। हर पर्टिकुलर चैप्टर में से ऑलमोस्ट जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए गए हैं। ये एडवाइस कर रहा हूँ कि इन टॉपिक्स को ज़रूर पढ़ जाना, जिसने चाहे अभी तक कुछ ना पढ़ा हो या जिसने थोड़ा बहुत पढ़ा हो। मेक श्योर कि आपके ये सारे टॉपिक्स कवर होने चाहिए, जैसे थर्मोडायनेमिक्स में PV वर्क और आपका इक्विलिब्रियम में pH कैलकुलेशन, ठीक है। pH कैलकुलेशन वाला पार्ट जिसमें बफर आता है, एसिड आते हैं, बेस आते हैं और उनका मिक्सचर आता है, राइट। काइनेटिक्स में इंपॉर्टेंट ग्राफ्स एंड आर्हेनियस इक्वेशन, यानी कि जितने भी इंपॉर्टेंट ग्राफ्स हैं फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के, हाफ लाइफ के, आर्हेनियस इक्वेशन बेस्ड सिंपल न्यूमेरिकल्स, आर्हेनियस इक्वेशन की इंटरप्रिटेशंस और आर्हेनियस इक्वेशन के भी जो ग्राफ्स हैं वो सारी चीज़ें आपने करके जानी ही जानी है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मोलर कंडक्टिविटी, इसके साथ मैं आपको बताना चाहूँगा फेरेडे लॉ भी पढ़ना, ठीक है, फेरेडे लॉ, ठीक है, एंड नर्स्ट इक्वेशन और उसके सिंपल न्यूमेरिकल्स, बस खत्म। बॉन्डिंग में MOT ज़रूर पढ़ के जाना, होमो और हेट्रो दोनों ही डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, जैसे CO, NO, NO+, CN-, है ना, और B2C2N2, O2 F2, ये सब, और उनके आयनिक स्पीशीज़ ऑब्वियसली वो अपने आप ही समझ आ जाएंगी। उसके अलावा वेस्पर थ्योरी से शेप प्रेडिक्ट करना, ज्योमेट्री प्रेडिक्ट करना, ये तो हमेशा की तरह कॉन्स्टेंट है, राइट। अब बात कर लेते हैं कोऑर्डिनेशन की। तो कोऑर्डिनेशन में CFT ज़रूर पढ़ के जाना, क्योंकि इसका एप्लीकेशन फॉर डिटरमाइनिंग द डेलो, है ना, यानी कि स्प्लिटिंग गैप, कलर, मैग्नेटिज्म, ये सब बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो CFT पे आपकी पकड़ होनी चाहिए। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर मैं बात करूँ तो इंटरमोलिकुलर एल्डोल, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल, रिएक्शंस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड कैनिज़ारो भी लिख लो, ज़रूर पढ़ के जानी है। हालांकि मैंने बहुत लिमिटेड बताया है, ये जानते हुए कि शायद आपने अभी तक कुछ ना पढ़ा हो, बट ये ज़रूर पढ़ के जाना है, ठीक है। जिन बच्चों ने इतना कर लिया है, ये बेयर मिनिमम है, और इससे ज़्यादा कर रखा है, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया। लेकिन जिन बच्चों ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है या जिनकी ऑन ऑफ तैयारी हुई है, वो मेक श्योर करना कि इतने टॉपिक्स तो आपने करे ही हों। जैसे अल्कोहल फिनॉल ईथर में ईथर की रिएक्शंस HI के साथ, विलियमसन सिंथेसिस, विलियमसन ईथर सिंथेसिस,
कोल्ब्स एंड रिमर-टीमन रिएक्शन आपको आनी ही आनी चाहिए। एमीन्स में डायज़ोनियम सॉल्ट की रिएक्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और हेलोएल्केन्स हेलोएरीन्स में सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन रिएक्शंस और इनके मैकेनिज्म्स बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं और शायद हो सकता है कि इस बार पूछे भी जाएँ, तो इसको ज़रूर पढ़ लेना। एटॉमिक स्ट्रक्चर में बोर मॉडल, अच्छा ये तो वो हैं, ये टॉपिक्स हैं जो मतलब पढ़ने ही पढ़ने हैं। और ये जो नीचे टॉपिक्स दिए गए हैं, ये अगर आपने ये सारे टॉपिक्स कवर कर लिए, आपके पास टाइम है, आप बीच वाली कैटेगरी में हैं, आपने ये सारे टॉपिक्स पढ़ रखे हैं, या फिर आप टाइप ए कैटेगरी में ये सारे टॉपिक्स पढ़ रखे हैं और इनमें से कुछ टॉपिक्स आपने नहीं पढ़े हैं, तो ये वाले टॉपिक्स फिर आप पढ़ जाना। ये आपके एड ऑन्स में है बेसिकली, कि ये वो टॉपिक्स हैं जो अगर आप पढ़ जाते हो तो आपकी प्रिपरेशन में 4 चांद लग जाएंगे। तो ये बताना मेरा काम इसलिए था क्योंकि सबसे ज़्यादा चिंता मुझे हो रही थी टाइप सी वाले बच्चों की, जो एंड टाइम पे बिल्कुल ही फ्रेश कैंडिडेट्स होते हैं आईआईटी के और उनको कुछ नहीं पता होता क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो आपके लिए ये है पहला टास्क, और अगर ये कर पाओ तो ये है दूसरा टास्क। बट याद रखना कि इनकी जो क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करनी है वो सिर्फ आपको पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करने हैं इन टॉपिक से रिलेटेड जो पूछे जा चुके हैं, या फिर आपके पास जो रिसोर्स है आपका जो बेसिकली जिस पे आप भरोसा करते हैं उस सोर्स से आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, दैट्स ऑल। ठीक है, तो ये आपकी स्ट्रैटेजी रहेगी टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी वालों के लिए। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी जनरल मोटिवेशन की। तो जनरल मोटिवेशन में देखो, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि पूरे साल आपने जो पढ़ा है, जो करा है, आएगा पेपर में उसी में से। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि आप उसको कितने अच्छे से रिप्रेजेंट करते हो एग्ज़ाम में, कितने अच्छे से आप वहाँ जाकर अपनी नॉलेज को प्रेजेंट करते हो, कितने कॉन्सेप्ट आपने पढ़े हैं वो मैटर शायद नहीं करेगा। मैटर ये करेगा आप कितने कॉन्सेप्ट अच्छे से दिमाग में रख के लेके जाके वहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करते हो, ये मैटर करेगा। तो इसीलिए रिवीजन बहुत ज़रूरी है इन 15 दिनों में। और जो ज़्यादा ज़रूरी है वो है कि आप अपने स्ट्रेस को मैनेज करो, अपने टाइम को मैनेज करो, और जिस टाइम पे एग्ज़ाम है उस टाइम पे अपने माइंड को हाइपर एक्टिव बनाओ, उसी टाइप की ड्रिल्स करवाओ उससे, है ना। तो बेसिकली जैसे आपको अगर पता है कि आपका एग्ज़ाम 9 से 12 होने वाला है 25 तारीख को, तो आप इन 15 दिनों में अपने माइंड को ऐसे ट्रेन करो कि 9 से 12 आप कोई ना कोई पेपर सॉल्व करो, सेम टाइप की सिचुएशन में डालो अपने आप को, ताकि आपका माइंड पहले से उस तरह की एक सिचुएशन के लिए एक्टिव रहे और वहाँ पे बेस्ट परफॉर्म कर पाए। दूसरी बात, अपने सेंटर्स पे टाइमली पहुंच जाना, क्योंकि अगर आप सेंटर्स पे पहुंचते हो एग्जॉस्टेड मैनर में तो आप ऑलरेडी परफॉर्म नहीं कर पाओगे। इसीलिए जिनका सेंटर दूर है वो एक दिन पहले जाकर प्रॉपर रेस्ट ले, और जिनका सेंटर पास है वो भी मेक श्योर करें कि रात में प्रॉपर स्लीप लें। एक रात पहले बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत लेना, आएगा स्ट्रेस। और जिस बच्चे को जितना स्ट्रेस आ रहा है एक रात पहले, 2 रात पहले, मतलब समझो उसके सिलेक्शन के चांसेस उतने ज़्यादा हैं, क्योंकि आपको स्ट्रेस तभी आता है जब आपने पूरे साल दांव पे लगाया हो कुछ, और आपने अब एक अच्छे रिजल्ट की बेसिकली एक्सपेक्टेशन रखी है, और अगर वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होगी, या फिर आप अगर एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म नहीं करोगे तो क्या होगा, ये वाला डर अगर आपके अंदर है तो यू आर ऑन अ गुड ट्रैक, सो डोंट वरी। दूसरी बात कि एक तरह से ये सोच के जाओ कि ये एग्ज़ाम में रिज़ल्ट अगर आया तो अच्छी बात है, मेरे लिए एक दरवाज़ा पहले खुल जाएगा, बट अगर नहीं भी आता है तो भी इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे सारे दरवाजे बंद हैं। ठीक है, ये चीज़ अगर सोच के जाओगे कि ये एग्ज़ाम जस्ट एक एग्ज़ाम है, जस्ट एक मौका है, अगर ये मौका छूट भी गया तो भी इसका मतलब ये नहीं है कि और मौके नहीं मिलेंगे। इससे आपका बेसिकली स्ट्रेस मैनेज करना जो है एग्ज़ाम के टाइम पे वो ईजी हो जाएगा। आपको लगने लगेगा कि हाँ, पेपर है, पेपर की तरह ही फुल एफिशिएंसी के साथ उस पेपर को परफॉर्म करना है, लेकिन ज़्यादा सोचना नहीं है एग्ज़ाम देते हुए। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान रखना पेपर देने से पहले। मैं अपनी पर्सनल लाइफ का एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा कि मेरे साथ IIT जैम की तैयारी करने वाले बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो एंड टाइम तक इतने अच्छे से कॉन्सेप्ट को एब्जॉर्ब कर चुके थे कि जब उनसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता तो वो ऐसे आंसर करते थे सेकंड्स में, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। उसमें 2 वजह थी। पहली, उनमें से कुछ बच्चे ऐसे थे जो एंड तक भी संतुष्ट नहीं थे अपनी तैयारी से, और पढ़ लूँ, गेट के टॉपिक भी पढ़ लूँ, वैसा नेचर था उनका। उनको सर ने टोका भी था बट वो नहीं माने। दूसरी बात, उनमें से कुछ बच्चे ऐसे थे जो एग्ज़ाम सेंटर पे जाके नर्वस हो गए, उनके हाथ पैर फूलने लग गए, जैसे कि मानो ये एग्ज़ाम ना हो, ज़िंदगी और मौत की लड़ाई बन गया हो। ये दोनों ही गलतियाँ आपने नहीं करनी है। आपको सीधी सी बात है, पहली बात तो जितने टॉपिक्स यहाँ मेंशन कर दिए टाइप सी के लिए, वो सिर्फ इतनों पे ध्यान दें, इतनों को अच्छे से कर लें। टाइप बी ने जितना अब तक पढ़ लिया है प्लस ये वाले जो मैंने टॉपिक्स बताए उतने पे ध्यान दें, और टाइप ए वाले जितना पढ़ चुके हैं बस उसको रिवाइज़ करें। सिंपल यही करना है। दूसरी बात, पेपर में फालतू का स्ट्रेस नहीं लेना है, सिर्फ पेपर को पेपर की तरह ट्रीट करना है। ठीक है, तो इससे आपके सिलेक्शन के चांसेस आप
एक्सपोनेंशियली बढ़ा सकते हो। उसके बाद जो मैंने आपको छोटी सी बात बताई कि आप एग्ज़ाम जिस टाइम पर है उस टाइम के लिए अपने ब्रेन को बेसिकली एक तरह से प्रिपेयर कर लो, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा, और याद रखना कि अगर आपने तैयारी की है पूरे साल तो डेफिनेटली आप ही का सिलेक्शन होने वाला है, और जिनका तैयारी पूरे साल का एक तरह से कांस्टेंट नहीं रह पाया है, उस हिसाब से भी अगर आप लास्ट के 15 दिन में सही स्ट्रैटेजी फॉलो कर लो तो हो सकता है कि सिलेक्शन हो जाए आपका। क्योंकि मैं बहुत बार ये ऐसा देखता हूँ कि उन बच्चों के सिलेक्शन नहीं हो पाते जिनके लास्ट में मॉक्स में 160 प्लस आते हैं 240 में से, लेकिन उन बच्चों के सिलेक्शन हो जाते हैं जिनके लास्ट में माइनस में आ रहे थे नंबर, या फिर उल्टा कांस्टेंट कि जिन बच्चों के नंबर अच्छे आ रहे थे उनका तो होना ही होना है, और जिनके नहीं आ पा रहे थे क्योंकि वो पढ़ नहीं रहे उनका नहीं हो पाता है। तो लाइक you cannot predict what is going to happen. All you can do is in the remaining period of time you can follow the राइट मोस्ट स्ट्रैटेजी एज पर योर कंडीशन, और आपकी कंडीशन के हिसाब से मैंने आपको सारी जो स्ट्रैटेजीज़ हैं वो बता दी हैं फॉर द सब्जेक्ट ऑफ केमिस्ट्री। आई होप ये वीडियो आपके उन सारे डाउट्स को क्लियर कर चुका होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर आप हमारी सपोर्ट टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, जिसकी कॉन्टैक्ट डिटेल आपको नीचे पिन में मिल जाएगी। उसके अलावा अगर आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जो चाहते हैं कि यार इन 15 दिनों में हमें थोड़ी गाइडेंस चाहिए, तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर आपके ऊपर कोई फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट नहीं है, अगर कोई फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है तो मैं आपको एडवाइस नहीं करूँगा, लेकिन अगर कोई फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट नहीं है तो अगर आप चाहते हो कि आपको कोई गाइडेंस मिले, आप कहीं से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाओ, क्योंकि भैया ने तो टॉपिक बता दिए, अब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें? वो जो भैया एक कह रहे थे ना भरोसेमंद वाला सोर्स, वो कहाँ से मिलेगा? तो डोंट वरी, सायास्ट्रा ने आपके लिए ऑलरेडी मॉक टेस्ट सीरीज़ लॉन्च कर रखी है। आप उस मॉक टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ से आप मॉक टेस्ट सॉल्व करो, सॉल्यूशन से अपनी प्रोग्रेस को एनालाइज कर सकते हो, उससे आपको बेसिकली थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आएगा, ठीक है। उसके अलावा जो बच्चे चाहते हैं कि थोड़ी पर्सनल गाइडेंस भी मिल जाए, मॉक के डिस्कशंस हो जाएँ, तो उनके लिए बेसिकली हमारी एवरीथिंग सीरीज़ भी चल रही है, तो आप एवरीथिंग सीरीज़ भी ज्वाइन कर सकते हो। और सबसे ऊपर हमारा क्रैश कोर्स तो चल ही रहा है। अगर चाहता है कोई बच्चा कि मुझे एंड टाइम पे भी पर्सनल मेंटरशिप चाहिए, मुझे डेली लेक्चर्स देखने हैं, या मुझे पुराने क्रैश कोर्स के रिकॉर्डेड लेक्चर ही मिल जाएं जिसे मैं देखकर अपने ये वाले टॉपिक्स जो मैंने बताए हैं, सॉरी इधर ये वाले टॉपिक्स कवर कर लूँ, तो वो क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर सकता है। इन सब की डिटेल्स आपको वैसे तो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी मिल जाएगी, या आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पे भी मिल जाएगी। और अगर कोई भी डाउट आता है तो सपोर्ट टीम है ही आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए, या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी हमें अप्रोच कर सकते हो। बाकी यही बोलूँगा कि यार देखो 15 दिन है, चिल मारो, आराम से पेपर की तैयारी करो, जो होना है वो तो होगा ही, अपनी तैयारी पे भरोसा रखो और संतुष्टि से रिवीजन करो, जितना पढ़ लिया है उतना काफ़ी है। With all this, I hope that you will do great in your exam. See you. Bye bye.